बच्चों, फ्यूचर फोकस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 2 लाख की चूड़ियां पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको पाठ के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, फिर हम पाठ पढ़ेंगे। कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियां शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनने का कामकाज लगभग खत्म हो रहा है। बदलू इस बदलाव से दुखी है, किंतु वे अपने उसूल नहीं त्यागता तथा साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न त्यागने की सीख देते हैं तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2 लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लाख का मतलब होता है लौ, चाव का मतलब खुशी, गोलियां का मतलब कंचे, मोह का मतलब आकर्षित। तो इसके अंदर लेखक अपने बारे में बताता है कि जब लेखक छोटे थे तो बदलू यानी उनके जो मामा थे वो उन्हें सबसे अच्छे लगते थे, क्योंकि वो उन्हें वह सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर खेलने के लिए देते थे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कह करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहते कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। तो जैसे रिश्तों में होता है कि माँ के गांव में रहने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें नाना या मामा कहते थे, लेकिन लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करते थे, क्योंकि गांव के अन्य बच्चे भी उन्हें काका कहते थे। तो लेखक मामा ना कहकर काका बुलाने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो सहन का अर्थ है आंगन, वृक्ष का अर्थ है पेड़। तो इसके अंदर क्या है कि मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। यानी कि जो बदलू का मकान था वह थोड़े ऊंचे पर बना था। उस मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करते थे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। तो उस जहाँ वो जिस नीम के पेड़ के नीचे वो बैठ के काम करता था, भट्टी का मतलब होता है अंगीठी, दहकती का मतलब जलती। तो जहाँ वो काम करता था वहां पे उसी के पास में एक भट्टी जलती रहती थी, क्योंकि लाख को पिघलाकर उसे आकार दिया जाता था वहां पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। तो चौखट का मतलब क्या होता है? लकड़ी का चौकोर टुकड़ा। सलाख का मतलब धातु की छड़। बेलनुमा मुंगेरियां मतलब गोल लकड़ी। तो यहाँ पर बताया गया है कि बदलू मामा लाख की चूड़ियां किस तरीके से बनाते थे। वह चौखट होती थी
एक एक चौखट होती थी, तो लकड़ी पर चौकोर टुकड़ा होता था, जिस पर वह लाख को आग में सुलगाकर मुलायम कर देते थे और एक धातु की छड़ के समान पतला करके उसे चूड़ी का आकार दे देते थे। तो पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आग से कुछ पतली और पीछे आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक-एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना सूखने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब वो उसको लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और मतलब पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो लाख की चूड़ियों का आकार देने के बाद उन्हें रंग-बिरंगे रंग दे देता, जिससे चूड़ियाँ दिखने में और सुंदर लगती। तो सीधे शब्दों में कहा गया है कि जब चूड़ियाँ बनाकर तैयार हो जाती थी, तो मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें गोल सुंदर आकार दे दिया जाता था। उसके बाद उन पर अलग-अलग तरह के रंग किया जाता था, जैसे कि औरतें रंग-बिरंगी चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी और बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच-बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर कहा करता और मुझे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। तो यहाँ मछिए का अर्थ है चकोर, खाट। जब लेखक गांव में मामा के घर जाते थे, तो उनका अधिकतर समय बदलू मामा के साथ बीतता, क्योंकि उसके पास बैठना, उन्हें काम करते देखना उन्हें अच्छा लगता था। वह उन्हें प्यार से लल्ला कहकर पुकारते थे और उन्हें पहुंचने पर चारपाई मंगवा देते थे और कहा करते थे कि तुम यहाँ पर बैठो और देखो कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ा था हमने? वह लल्ला, मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे एक बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। तो इसमें नववधु का अर्थ है नई बहू। तो घंटों बीत जाते, समय ज्यादा हो जाता, लेकिन लेखक ऐसे ही बैठा रहता, क्योंकि उनके जो काम करने का जो तरीका था वो इतना रोचक था, इतना अच्छा था, इतना मतलब उसको अच्छा लगता था देखना किस तरीके से वो बना रहे हैं। तो कभी वह लाख पिघलाते थे, तो कभी उसे मुंगेर पर उस लाख को चढ़ाकर एक नया आकार दे देते थे और रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते थे। इस तरह वह लगभग दिन में 4-6 जोड़ियां चूड़ियां बना देते थे। देखा जाए तो वह बहुत मेहनत भरा काम था, यानी कि 4-6 जोड़े ही बन पाते थे। तो आगे बढ़ते हैं। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लगभग लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो इसके अंदर वो बताता है, मनिहार का मतलब चूड़ी बनाने वाला, पैतृक का मतलब जो पिता संबंधित होता है, वास्तव का मतलब हकीकत, खपत का मतलब बिक्री। यानी कि उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उससे ही चूड़ियां ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का मतलब वस्तु के बदले वस्तु, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु वो देता, वो उसका तरीका था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे, यानी कि लोग अनाज दे जाते थे और उससे चूड़ियां ले जाते थे। मतलब उसका बहुत सीधा स्वभाव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह में के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। तो इसके अंदर क्या कह रहा है वो, विवाह का मतलब शादी, कसर का मतलब कमी। तो बदलू का जो स्वभाव था वैसे तो वो नम था और भोला भाला था। ना वह किसी से ज्यादा बात करता और ना कभी किसी से लड़ता झगड़ता। उसे जरा सी भी गुस्सा नहीं आता था। सारा दिन उसका काम में, क्योंकि वो सारा दिन काम में लगा रहता था। लेकिन जब शादी विवाह का टाइम आता था, उस टाइम पे वो क्या करता था, उस टाइम पे वो जिद पकड़ लेता था, क्योंकि उसको लगता था यही एक मौका है कि जब वो चूड़ियां अपनी बेच सकता है और अच्छा कमा सकता है, यानी कि अच्छा मनचाहा वेतन ले सकता है। तो वो कहता है कि जैसा भी कोई भी विवाह का अवसर होता था तो वो अपनी चूड़ियों को की एक अच्छी खासी कीमत ले लेता, जिससे उसका गुजारा ठीक से चल जाता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता था। तो यह एक महत्वपूर्ण चीज है कि सुहाग के जोड़े की बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए उसको मुंह मांगे दाम मिल जाते थे। तो मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लगे। लोहे लगना मतलब मुश्किल होना। तो एक बार की जब बात थी तो लेखक को याद आया कि बदलू किसी लड़की के विवाह पर छोटी सी बात पर नाराज हो गया था, बिगड़ गया और उसे मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो यानी कि विवाह के जोड़े का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता। तो आखिर विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी कि घरवाली मतलब पत्नी, ढेरों मतलब बहुत सारा, पगड़ी का मतलब पग। तो विवाह के इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ गया था कि उसके लिए उसकी पत्नी को सारे वस्त्र मिलते, अर्थात बदलू मामा की पत्नी को भी वस्त्र मिल जाते थे। जब किसी का विवाह होता था तो उस विवाह पर बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियां इस्तेमाल की जाती थी। घर के सभी सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप मिल जाता था। वह सारा अनाज मिल जाता था जिससे घर का गुजारा अच्छे से हो जाता। उसको अपने लिए पगड़ी मिल जाती थी। पगड़ी का अर्थ है कि पग जो सिर पर बांधते थे। और जो रुपये मिलते वो अलग। कुछ लोग भेंट स्वरूप उसे रुपये भी दे देते थे, जो कि एक अच्छा मौका था अच्छी खासी आमदनी करने का। तो उससे उसके पूरे साल का खर्चा चल जाता। तो आगे बढ़ते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अंदर ही अंदर कुढ़ना मतलब मन ही मन दुखी हुआ, क्योंकि उसे कांच की चूड़ियां जरा सी भी पसंद नहीं थी। क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बनाता था तो कांच की चूड़ियां लोगों को पसंद आने लगी थी, क्योंकि गांव में भी शहरीकरण हो गया था। नए नए उद्योग शुरू हो गए थे, मशीनों से चीजें बनाई जाने लग गई थी, तो जो कि लोगों को पसंद आती थी। इसी कारण उसका काम धंधा धीमा पड़ रहा और उसे कांच की चूड़ियां पसंद नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो कभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहनने से तो मोच ना आ जाए। तो इसके अंदर क्या कहता है वो, कि वो बहुत घंटों तक लेखक से बातें करता था। कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे में पूछता।
कभी शहर के जीवन के बारे में पूछता, तो लेखक ने उसको कहा कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियां पहनते हैं। जब वे पूछते कि शहर में कैसे-कैसे लोग हैं और क्या चीजें पसंद करते हैं, उनका रहन-सहन क्या है, तो वे उन्हें बताते कि शहर में भी लोग कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करते हैं। तो वह उत्तर देता कि शहर की बात तो कुछ और है, ये तो गांव है, गांव की चीजों में खासियत होती है और जो हाथ के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, उनका महत्व तो ज्यादा है, तो मशीनें उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा बदलू मामा का मानना था। और फिर आगे इसने बोला कि वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती थी और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं, ना लाख की चूड़ियां पहनने से तो मोच आ जाएगी। मर्द का मतलब होता है पति, नाजुक का मतलब कोमल। तो लेखक जब बदलू मामा को बताते हैं कि शहर में किस तरह रहन सहन है और वह कैसे बात करते हैं, शहरी औरतें अपने पतियों का हाथ पकड़कर खुला सड़कों पर घूमती हैं क्योंकि वे आजाद हैं, उनके रहने का अंदाज अलग है। तो गांव की औरतें ऐसे नहीं करती, उनकी कलाइयां नाजुक नहीं होती। लेखक का मानना है कि शहरी इससे नाजुक है क्योंकि जरा सी भी बोझ नहीं उठाती, वे कामकाज नहीं करती, इसलिए उनकी कलाइयां बहुत ही नाजुक है। तो लेखक के मामा का मानना था कि अगर वह लाख की चूड़ियां पहनती हैं तो कहीं उनके हाथों में मोच ना आ जाए, क्योंकि लाख की चूड़ियां कांच की चूड़ियों से थोड़ी भारी होती। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी तो बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। खातिर का मतलब होता है मेहमान नवाज़ी। तो कभी-कभी बदलू लेखक की अच्छी खासी खातिर करता था। जब लेखक बदलू मामा के यहाँ पहुँचते तो बदलू मामा उनको उनकी मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छे से करते, उनका हाल-चाल पूछते, उनकी अच्छी सेवा करते। जब बदलू मामा की गाय दूध देती तो वह उनके लिए मलाई बचा कर रखते, क्योंकि लेखक को मलाई खाना बहुत अच्छा लगता। और जब आम की फसल होती तो लेखक रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाया करते थे। अब यहाँ पे इसने कहा है, परंतु इन बातों के अतिरिक्त, मतलब अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा। वह मुझे इन बातों के अतिरिक्त लेखक को क्या अच्छा लगता था, रोज का मतलब प्रतिदिन। लेखक को ये अच्छा लगता था कि रोज उसका जो बदलू मामा है उसके लिए लाख की प्रतिदिन यानी कि रोज के रोज 2-4 गोलियां उसके लिए 1-2 गोलियां बना ही देता था। आगे बढ़ते हैं। मैं बधुआ हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। तो इसके अंदर लेखक बोलता है, बहुधा का मतलब होता है हमेशा। जैसे कि हर स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो सभी बच्चे अपने मामा के घर जाते हैं, तो लेखक भी अपने मामा के घर चले जाते थे। तो वहाँ 1.5 महीने अपने मामा के घर में बिताते थे और वहाँ पर ज़्यादातर समय बदलू मामा के साथ बिताते थे, क्योंकि वह उसे खेलने के लिए लाख की गोलियाँ देते थे। लेकिन क्या हुआ, इधर कह रहे हैं कि 1-2 2-3 बार ही वो जा पाया था और उसके बाद उसके जो पिता थे, उनका क्या हुआ, बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। अवधि का मतलब होता है समय। तो तब लगभग आगे बढ़ते हैं। अब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। रुचि का मतलब है लगाव। तो ऐसा 2-3 बार ही हुआ होगा कि गर्मियों की छुट्टियों में जब लेखक अपने मामा के घर गए होंगे, तभी उनके पिता की बदली हो गई। तो अर्थात उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा, जिस कारण पूरा परिवार भी वहाँ से चला गया। फिर एक लंबे समय तक वे अपनी मामा के गाँव ना जा सके। यह उनकी मजबूरी थी क्योंकि वे गाँव से दूर जा चुके थे। तो लगभग 10-8 वर्षों के बाद जब लेखक वहाँ गए, तो वे इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में उनकी अब रुचि नहीं थी,
यानी कि अब उनको लाख की गोलियों से कोई लगाव नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया, यानी कि वो गांव तो पहुंच गया। ध्यान का मतलब होता है याद। तो जब लेखक बहुत सालों के बाद भी अपने मामा के गांव लौटे तो उन्हें बदलू मामा की याद नहीं आई। क्यों नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तो एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया, यानी कि पहले तो उससे ध्यान नहीं आया, फिर उसके बाद में आया। विरले मतलब बहुत कम, इससे मतलब औरतें, सहसा मतलब अचानक। तो क्योंकि अब वे बड़े हो चुके थे तो उनके शौक अब बदल चुके थे। इस बीच उन्होंने देखा कि लगभग गांव की सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। अर्थात लेखक ने जब देखा कि पहले जो स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनना पसंद करती थी, अब उनके शौक बदल चुके हैं। वह भी अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी। बहुत ही कम हाथों में उसने लाख की चूड़ियां देखी, जो कि एक परिवर्तन का एहसास था। तो एक दिन अचानक उन्हें बदलू का ध्यान हुआ, और जब उन्हें औरतों के को रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां पहने देखा और कोई कोई स्त्री लाख की चूड़ियां पहने हुई, तो उससे उनका मन मिलने का दिल चाहा। आगे बढ़ते हैं। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिला। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो इसमें क्या कहता है, आंगन का मतलब होता है वेड़ा, मरहम पट्टी का मतलब घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। जब एक दिन बरसात का मौसम था और लेखक के मामा की जो एक छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल कर गिर गई थी, तो उसके हाथ में कांच की जो चूड़ी थी वो टूट गई थी और उसके हाथ में घुस गई। तो लेखक को लगा कि कांच की चूड़ियां इतनी हानिकारक हो सकती हैं। तो लेखक को यानी कि वो इतनी हानिकारक हो सकती है कि लोगों को चोट पहुंचा सकती है। तो जैसे कि उनके मामा की छोटी लड़की के साथ हुआ, तो गिरने की वजह से कांच की चूड़ियां कलाई में घुस गई और मामा की लड़की घायल हो गई। तो इसी बीच उसको बदलू मामा की याद आ गई। तो सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, यानी कि उसने सोचा कि उससे भी मिला है। तो वो शाम को उसके घर चला गया। ऐसा का मतलब एकाएक। ध्यान का मतलब ख्याल। कबूतरे का मतलब ऊंचा और स्थान। खाट का मतलब चारपाई। तो अचानक लेखक को बदलू का ध्यान हुआ है और लेखक ने सोचा कि उससे मिल आऊं। उसे बदलू मामा की याद हो आई, जैसे कि वे लाख की चूड़ियां बनाते थे और चूड़ियों का ही हिस्सा वहां पर हो रहा था। इस तरह कांच की चूड़ी उसकी छोटी बहन के हाथ में चुभ गई और इसी कारण उन्हें बदलू मामा का ख्याल हुआ और वह उनसे मिलने चले गए। शाम होते ही लेखक टहलते हुए बदलू के घर पहुंचे। बदलू वहीं चमुद्रे अर्थात वहीं थोड़ी ऊंची सतह पर नीम के नीचे एक खाट यानी चारपाई पर लेटा हुआ था। तो आगे पढ़ते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाया करता। मैंने अपना परिचय दिया। निहारता मतलब एकाएक देखना, बहुत देर तक देखते रहना। जैसे ही लेखक वहां पहुंचा तो उन्होंने उन्हें नमस्ते किया कि बदलू काका बोला। उसने लेखक को नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। तो बदलू मामा ने लेखक को पहचान नहीं पाए, क्योंकि अब वे बुजुर्ग हो चुके थे। उनके कामकाज भी बंद हो चुके थे, तो कुछ परेशानियों में भी थे। वैसे कि लेखक अब बड़े हो गए थे, तो बहुत सालों के बाद लौटे थे, तो वे पहचान में नहीं आ रहे थे। तो बदलू मामा ने उन्हें पहचानने का प्रयास करते रहे। तो मैं हूँ जनार्दन काका, ऐसा उन्होंने बोला कि मैं जनार्दन हूँ। ऐसे कि बदलू मामा को काका ही कहते थे। तो उन्होंने उनको अपना परिचय दिया और कहा कि उनका नाम जनार्दन है और वे उनसे लाख की गोलियां बनवा कर ले जाया करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बल्लू फिर भी चुप रहा।
मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो वो कहता है, अतीत के चित्र मतलब पुरानी यादें। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह उसे अपने अतीत को याद कर रहा हो, पुरानी यादों को ढूंढ रहा हो कि कौन हो सकता है ये। अचानक उन्हें लेखक की याद आ ही गई, तो उससे बैठने के लिए उन्होंने कहा, और बदलू मामा ने लेखक को बोला कि आज वे बहुत दिनों के बाद गांव आए हैं। फिर पूछा कि इतने दिनों बाद कहाँ थे। हाँ, इधर आना नहीं हो सका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। और मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मज्जिया ही नजर आई, ना भट्टी। दृष्टि का मतलब नजर, भट्टी का मतलब चूल्हा। तो वो कह रहा है, तो उसने ना फिर कुछ देर फिर शांति रही, और फिर मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छियां नजर आई, ना ही भट्टी। लेखक कहते हैं कि जैसे ही लेखक के पिता की बदली हो चुकी थी और वह दूर किसी और शहर में रहते थे, इसलिए गांव आना उसको संभव नहीं हुआ, ऐसा लेखक ने उन्हें बताया। फिर कुछ देर शांति रही, दोनों में कुछ बातचीत नहीं हुई, दोनों चुपचाप बैठे रहे। लेखक ने इधर उधर देखा, तो उसको ना चारपाई नजर आई, ना ही उसकी भट्टी अर्थात चूल्हा, जिसमें वह लाख को पिघलाया करते थे, और उसकी मचिया जिस पर लेखक बैठा करते थे। उस मचिया पर बैठकर बदलू मामा सारा दिन अपना काम करते थे, साथ में हुक्का पिया करते थे। यह सब सामान आसपास नहीं नजर आया, क्योंकि अब समय में बदलाव आ चुका था, और बदलू मामा का जो काम धंधा था, हाथ से लाख की चूड़ियां बनाने का, अब वह बंद हो चुका। तो आगे बढ़ते हैं। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। अब क्या करता है, लेखक पूछता है। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां तो कुछ पूछे तब तो। यानी कि वो कहता है, प्रचार का मतलब चलन। यानी कि लेखक ने उससे पूछा कि क्या बात है, आजकल काम नहीं करते क्या। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। तो बदलू मामा ने बताया कि वह साल हो गए, अब बंद, काम बंद हो गया है, चूड़ियां बनना बंद हो गया है, क्योंकि लोगों को उससे पसंद नहीं करते। अब स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनना पसंद नहीं करती। अब तो वह हर कोई कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करता है, हर गांव शहर में अब मशीनों का युग आ गया है, तो कांच की चूड़ियां सभी लोग पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी कि सब कोई कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करता है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव। यानी कि वो कहता है कि बदलू मामा ने कहा, आजकल सब कोई मशीनी युग है, सब कुछ मशीन से होता है, खेतों में भी मशीनों से खेत जोते जाते हैं, और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, वह लाख की चूड़ियों में नामुमकिन है। तो मशीनी युग आ गया है, सारे काम मशीनों से होते हैं, हाथ से बुनाई हुई बनाई हुई चीजें लोग पसंद कहाँ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई, और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। तो लेखक कहता है, खतरनाक का मतलब नुकसान देने वाली चीज। तो बदलू मामा ने कहा कि आजकल सब कुछ मशीनों से होता है। तो लेखक कहता है कि भाई ये तो खतरनाक है, कांच की चूड़ियां। नाजुक का मतलब मुलायम। तो बदलू मामा बोले कि कांच मुलायम होता है, और उससे कोई भी आकार दिया जा सकता है। मामा की तबीयत अब ठीक नहीं थी, वह बुजुर्ग हो चुके थे, वह देर तक खांसते रहे। तो आगे बढ़ते हैं।
मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। दमा का मतलब लगातार खांसते रहना। ढल का मतलब कमजोर। उभर का मतलब दिखने लगी। तो लेखक को लगा कि उन्हें दमा है, अर्थात लगातार खांसते रहने की बीमारी है, जो कि मामा को हो गई थी। उम्र के साथ साथ उसका शरीर कमजोर हो चुका था। उसके हाथों और माथे की नसें अब दिखने लगी थी, जैसे कि बुजुर्ग लोगों के साथ होता है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा, मतलब व्यथा छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेखक कहता है, जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, असली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो फिर उसका जो मामा कहता है कि मतलब उसकी जो शंका थी, उसकी दुविधा को उसने दूर कर दिया। हाँप जाना मतलब उसको पहचान गया था। तो उसने कहा कि उसके मामा ने लेखक की बात जान ली और कहा कि उन्हें दमा नहीं है, फसली खांसी है, अर्थात बदलते मौसम के कारण हुई खांसी है। जैसे कि सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी आती है, तो तापमान के बदलाव के कारण ऐसी छोटी मोटी खांसी हो जाए। तो फिर आगे लेखक आगे कहता है, मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेखक कहता है कि व्यथा का मतलब दुख, हाथ काटना मतलब बेरोजगार करना। तो लेखक को अब महसूस होने लगा था कि मामा के ऊपर बहुत कुछ गुजरा है। इतने दिनों बाद लौटे थे, कुछ ना कुछ दुख था बदलू मामा के मन में, जो कि अब वह बहुत पाए बैठे थे। वह देर तक सोचता रहा कि वो कुछ हो सकता है। इस मशीनी युग में बहुत सारे लोगों का हाथ काम छीन लिया है, उनके रोजगार को छीन लिया है। अब वे बेरोजगार होकर बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। उनका काम धंधा अच्छी तरह नहीं चलता। उन्हें अब रोजी रोटी कमाने में भी दिक्कत होने लगी है। दोनों के बीच फिर सन्नाटा था और कोई बातचीत नहीं हुई। तो लेखक कुछ ना कुछ सोचते रहे और ऐसा क्या हुआ है कि बदलू मामा के साथ यह अपने मन की व्यथा उनसे नहीं कह रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो पश्चात का मतलब बाद। तो लेखक ने आगे बात बढ़ाई और पूछा कि आम का फसल कैसी है? तो आगे बोलता है, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहलहाकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। तो वो आगे लहलाकर मतलब खुश होकर बोलता है। तो बहुत अच्छी है, उसने खुश होकर जवाब दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी और लेखक के लिए आम लेने को कहा। और फिर मतलब फिर बोलता है कि फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, मतलब माफ करना मुझे, तुम्हें आम खिलाना मैं भूल गया। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। मुखातिब मतलब सामने मुख करके बोलना। तो उन्होंने क्षमा मांगी कि वे लेखक को आम खिलाना भूल गए थे। तो लेखक ने औपचारिक निभाई और कहा कि उस साल उन्होंने बहुत आम खाए। लेखक चुप रहे और उन्हें वो दिन याद आ गए जब काका उनके लिए मलाई बचा कर रखते थे। फिर वो आगे पूछते हैं उससे,
गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। तो आगे वो उत्तर देता है। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खाऊंगा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। ढेर का मतलब बहुत। तो लेखक गाय के बारे में जानना चाहता था। बल्लू ने कहा कि उसने उसे 2 साल पहले ही बेच दिया था। बल्लू मामा ने गाय बेच दी थी क्योंकि वे उसे पाल नहीं सकते थे। इतने में उसकी बेटी रज्जो अंदर से एक डलिया में बहुत से आम ले आई। तो लेखक ने कहा कि वे इतने सारे आम नहीं खा पाएंगे। यह सुन बदलू काका हंस पड़े और कहा कि वे कहाँ शहरी ठहरे ना। तो बदलू काका ने लेखक को एहसास दिलाया कि बचपन में आम देखते ही वे उन पर टूट पड़ते थे। तो वो कहते कि मैं तुम्हारी उम्र का था ना, इसके चौगने आम एक टाइम में मैं खा लेता था। अब लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, तंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इससे इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। दोगुने मतलब 4 गुना, बखत का मतलब समय। तो बदलू काका ने अपनी बात कही कि जब वे लेखक की उम्र के थे तो वे 4 गुना आम खा जाते थे। तो लेखक ने कहा कि उनकी बात और है और वे गांव बिहार के रहने वाले थे। फिर वो अपनी बेटी से बोलते हैं लेखक कि इसे ना आम काट के दे दो। तो रज्जू से बोलते कि 4-5 आम अपनी हथेली में लेकर लेखक की ओर बढ़ा दिए और लेखक के हाथ बढ़ाए तो उसकी निगाहें एक पल के लिए उसके हाथों पर रुक गई थी। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर अपने मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। यानी अंजलि मतलब हथेली, ठिठक मतलब रुक, फब का मतलब सुंदर। तो रज्जो ने जब बदलू ने तो जब रज्जो ने 4-5 आम अपनी हथेली में लेकर लेखक की ओर बढ़ाए तो लेखक ने हाथ बढ़ाया तो उसकी निगाहें एक पल के लिए उसके हाथों पर रुक गई थी। तो उसके हाथों की कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही। अभी भी बदलू काका की बेटी ने वही लाख की चूड़ियां पहने हुए थी, तो उसके पिता के द्वारा बनाई गई थी। तो उसके हाथों में बहुत सज रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो आगे बढ़ते हैं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कामताना, दृष्टि का मतलब नजर। तो बल्लू ने लेखक की नजर देख ली, वो लेखक के मन की बात को समझ चुका था। तो बदलू काका ने यह कहकर जवाब दिया कि यह आखिरी जोड़ा था, गांव के जमींदार साहब की बेटी के विवाह पे बनाया था उन्होंने। तो उसके बदले में उसे 10 आने दे रहे थे। तो उसने लाख की चूड़ियों का जोड़ा देने का इनकार कर दिया, कहा कि शहर से ले आओ क्योंकि यह कीमत बहुत कम थी। यानी कि जैसे कि मशीन की युग की वजह से काम धंधा बंद हो गया है, लेकिन वह हारे नहीं थे, वह पीछे नहीं हटे थे। उसका जो व्यवहार था कांच की चूड़ियों जैसा ना था, अर्थात कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था कि आसानी से टूट जाए। वह बहुत ही कठोर परिश्रमी स्वभाव के थे और अपने काम में विश्वास रखते। तो ये पाठ
कामता नाथ द्वारा लिखा गया है। आशा है कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा।